जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स यानी कि भौतिक चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने प्रकाश क्या है, प्रकाश क्यों जरूरी है, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रदीप वस्तु, अप्रदीप वस्तु जैसे बातों पर मैंने चर्चा किया था। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं किरण आरेख, प्रकाश के प्रवर्तन, इसके नियम, प्रवर्तन के विभिन्न बिंदु, ठीक है, और प्रतिबिंब आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन, चैप्टर के नाम ही है प्रकाश का प्रवर्तन। तो समझते हैं आखिर प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, क्या है, एक प्रकाश स्रोत वस्तु। इसके जगह पर आप टॉर्च भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने सूर्य ले लिया। देखिए, सूर्य के प्रकाश इस तरह किसी वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु पर ऐसे पड़ रही है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, चमकदार वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, एक वस्तु है। अब देखिए, जब सूर्य के प्रकाश क्या होती है, सूर्य के प्रकाश जब धरती पर पड़ती है तो ये किसी वस्तु पर पहले पड़ती है। ठीक है, इसके स्थान पर कोई भी वस्तु हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु कौन सी है, मान लेते हैं एक दर्पण है। दर्पण के स्थान पर मतलब परावर्तक सतह है। ठीक है, तो मान लीजिए एक दर्पण है, मान लीजिए आईना है, जो आप आईना की मुंह देखने में या कंघी करने में उपयोग करते हैं ना, आईना, इस बुक समझ में आ गया। मतलब मान लीजिए एक आईना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इस तरह परिवर्तित होगा। जब प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आती है, किसी समतल सतह पर पड़ती है, तो समतल सतह के द्वारा उसे क्या परिवर्तित करवा दिया जाता है। मतलब जैसे में आप छोटे होंगे या बड़े में होंगे तो आप आईना लेते होंगे और सूर्य के प्रकाश को ऐसे ऐसे, मान लीजिए मैंने किताब लिया, ठीक है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आईना है, तो आप बचपन में ऐसे ऐसे खूब चमकाए होंगे। आखिर सोचते हैं कि वो प्रकाश चमकता क्यों है। उसका मेन कारण है क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन होना। यानी कि जब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश उस आईना पड़ता है, मान लीजिए आईना है, इसे पड़ता है और इस प्रकाश को क्या करता है, आईना इसे परिवर्तित करता है, जो आप किसी के मुंह पर जाकर ऐसे ऐसे चमकाते हैं। समझ में आया। तो क्या हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उस समय तो हम लोग का पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग को मजा आता था बहुत किसी को मुंह पर चमकाने में। तो वही होता है प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी समतल सतह पर या चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उस चमकदार सतह के द्वारा उसे परिवर्तित किया जाता है, कर दिया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आईना है, तो आपको देखे होंगे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इसे चमकता है, तो चमक कर किसी के मुंह पर आप मारते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होकर जाकर लगता है उसके मुंह पर। समझ में आया। जब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश आई और परिवर्तित हुई, तो इस क्रिया को हम प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कैसे हुआ, प्रकाश, सूर्य से प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ता है, पड़ने के बाद समतल सतह उसे परिवर्तित कर देता है, तो परिवर्तित किया, इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। अब तक अगर पूछ दिया कोई कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है, या बोर्ड में आपसे पूछता है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अब तो प्रकाश का परिवर्तन जान गए कि जब किसी किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के बाद उस वस्तु द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इस पूरा क्रिया को हम लोग प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन में देखिए, जब प्रकाश के परिवर्तन होता है तो उसमें एक आपतित किरण होती है, मतलब आती है। तो आपतित मतलब जो आती है प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं आप तो बता दीजिएगा। किसी वस्तु पर प्रकाश के किरणें की आने की क्रिया को आपतित किरण, मतलब कोई भी प्रकाश परिवर्तन होने से पहले वो पहले किसी वस्तु पर पड़ती है, आती है। तो मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आई किसी वस्तु, तो आई, तो इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। मतलब इस किरण आइल है वस्तु पर पड़ल, तो आइल आई तभी नहीं पर पड़ी, तो पहले आइल प्रकाश आके पर पड़ल, तो आइल जौन किरण रहा है क्या कहल जाए? आपतित किरण कहल जाए। समझ में आ गया? अब देखिए, अब आइल किरण क्या हुई? इस वस्तु पर क्या हुई? टकराई, या तो वस्तु इस शोषित कर ली, अगर चमकदार रहल, दर्पण रहो तो उसको परिवर्तित कर दी। तो मान लीजिए चमकदार सतह है, तो इसको क्या करेगी? परिवर्तित करेगी। जैसे आप बचपन में आईना को चमकाते थे, तो ऐसे ही परिवर्तित कर देती है। तो ये परिवर्तित कैलक, यानी कि परावर्तित कर, यही से कहल जाला परावर्तित किरण। समझ में आ गया? आइल वस्तु के द्वारा उसके परावर्तित कर गई, मतलब एक वापस भेज देहल गई, तो यह क्या कहल जाला? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण समझ में आ गया किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकरा कर जाने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, अब एक आता है आपतन बिंदु। देखिए, आपतित किरण किसी वस्तु पर, अब बताइए आपतित किरण होती की तो वो किसी वस्तु के किसी बिंदु पर न टकराएगी। मान लीजिए ये बिंदु हो गया, इसी बिंदु पर क्या होगी? परिवर्तित होगी। देखिए, प्रकाश किरण आई, ठीक है, तो किसी बिंदु पर टकराएगी ना, तो कौन सा किरण टकराएगी? आपतित किरण टकराएगी। तो आपतित किरण टकराएगी, तो इसलिए इसे आपतन, और बिंदु पर टकराएगी तो वैसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। क्यों? क्योंकि आपतित किरण जिस बिंदु पर परिवर्तित होती है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया आपतन बिंदु क्या है? अब देखिए, अब परिवर्तित किरण तो बता दिए, आपतन किरण बता दिए, आपतन बिंदु बता दिए। इसके बाद आता है एक, देखिए इसके बाद आता है एक अभिलंब आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों किरण के बीचों बीच यानी कि बीचों बीच करेगा तो बराबर कोण होगा, यानी जितना कोण इसका होगा उतना कोण, तो इसे कोण आई, ऐसे कोण आर। देखिए आपतन कोण को कोण आई से, पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आपतन कोण क्या है। देखिए ये आपतित किरण तो थी, ठीक है, ये परावर्तित किरण थी। देखिए तो इसके बीचों बीच एक लंब डाल दिया गया है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, अब अभिलंब किसे कहते हैं ये तो बता दीजिएगा कि आपतित किरण परिवर्तित किरण के बीचों बीच डाला गया लंब अभिलंब कहते हैं। एक ऐसे कह सकते हैं, या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। दो कंडीशन से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, ये देखिए आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण। आपतित किरण के मतलब सहायता से बन रहा है आपतित कोण, और परिवर्तित किरण की सहायता से बने तो परिवर्तन कोण। आराम से याद कर लीजिए, ठीक है। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परिवर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण का आपतन कोण, अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में बना करे तो परिवर्तन कोण। अब देखिए आपतन बिंदु भी आप जान गए। आई समतल सतह, ठीक है, मतलब आप परिवर्तन क्रिया जिस सतह होती से समतल सतह या प्रवर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक है इसको आप नोट कर लीजिएगा और उसका परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारा अभी आ जाएगा, एक मिनट। देखिए आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु, समतल सतह या प्रवर्तक सतह बारे में तो जान लिए। अब आता है इसके बाद कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है। ये बोर्ड में आपको 2 नंबर के हर साल नहीं तो 1 साल नया का जरूर पूछता है, ठीक है। देखिए आपकी जो चांसेस है कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण
आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु, इनमें से आपको 2 ठो दे देगा और उसका कहेगा इसको मतलब एक्सप्लेन कीजिए, मतलब उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का पूछ सकता है। या प्रवर्तन के नियम को क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए चित्रानुसार, ये भी दे सकता है 2 नंबर का। ठीक है, क्योंकि 2021 में पूछा था। देखिए अब समझते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। देखिए देखिए इसको एकदम आसान भाषा में समझिए। देखिए आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इस सभी को देखिए आप एक ही तल में लौक रहा है कि नहीं। सभी क्रिया किस तल में, एक ही तल में हो रहा है। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सभी एक ही तल में हो रहा है कि नहीं। यहीं पर देखिए एक तल है, इसी पर आपतन हो रहा है, इसी पर परिवर्तन हो रहा है, इसी पर लंब डाला गया है। तो ये सभी क्रिया इस परिवार प्रकाश का परिवर्तन इसी पर हो रहा है, मतलब एक ही तल पर सभी क्रिया हो रहा है। तो देखिए अब समझिए क्या होता है प्रकाश। 1 नंबर कहता है नियम 2 है, प्रकाश परिवर्तन के नियम 2। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। पहले का ये नियम कहता है। फिर समझिए आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही लंब में होता है, सॉरी एक ही तल में होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। अब देखिए दूसरा नियम कहता है, अब बताइए आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीचों बीच डाला गया लंब है। एक बताइए बीचों बीच डाला गया है तो पहले का मतलब आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होगा, फिक्स है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैंने एक कोण है कितना डिग्री का, मान लीजिए 60 डिग्री कोण है। ठीक है, अगर मैं इसको बीचों बीच एक लंब डाल दूं, 1 मिनट, मतलब एकदम बीचों बीच एकदम एक्सेल से काट दूं, ऐसे बीचों बीच डाल दूं, तो बताइए 30 इधर का होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री इधर होगा। क्यों? क्योंकि बीचों बीच डाला है और टोटल कितना है 60 डिग्री, तो इनके 30 डिस 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि बीचों बीच डाला गया लंब है, इसलिए आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि बीचों बीच डाला गया है। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण लिख बराबर परावर्तन कोण, कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है, परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, लिख लीजिए आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, अगर कोई पूछते तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग का अगला जो टॉपिक है उसमें है कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण जो होते हैं उनके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, और उनके मुख्य बातें या उनके प्रतिबिंब, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को जो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग का दर्पण पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दर्पण से शुरू करते हैं। देखिए दर्पण पहले होता क्या है, दर्पण होता क्या है। देखिए जो आप आईना जो मुंह देखते हैं, यानी कि बालों तो आप स्टाइल मारते ही होंगे, तो आप रोज सुबह तो उठाकर देखते ही होंगे, तो क्या है दर्पण है। बल्कि किस प्रकार का दर्पण है, कैसे पहचानेंगे इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन समझिए दर्पण पहले, आप जो सुबह सुबह जो मुंह मतलब नहा कर जो केस झाड़ते हैं तो क्या है एक दर्पण है। कैसे, देखिए दर्पण का मतलब होता है वो कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया हो। जैसे में आप जो शीशा का मुंह देखते हैं उसको देखिए खोल खाल के, तो एक भाग कलई किया होगा, तो आराम से समझ जाएंगे आप कि वह कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया गया हो, मतलब रांगा गया हो, पोटा गया है, समझिए, तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दर्पण कितने प्रकार होते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना टाइम ऐसी नहीं है बोर्ड की आपको पूरा लिख कर दिखाएं, मैं बोल रहा हूं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, इतना फास्ट भी नहीं बोल रहा हूं। देखिए दर्पण दूसरा है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं आपको लगेगा कि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार उसको काट कर हटा कर बताया जाता है कि 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखिए एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है,
दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए ये गोलीय दर्पण को ही दो भाग में कर देता है लोग, कहता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको परवलयिक दर्पण भी दिखाएगा। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखिएगा तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन और सब जो दर्पण उसके भी बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा 2, कहीं कहीं 3 भी देता है। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग का आएगा समतल दर्पण। आखिर समतल दर्पण है क्या, मतलब समतल दर्पण किसे कहते हैं, कामना का समतल दर्पण कहल जाए। देखिए समतल दर्पण जो जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो। समतल मतलब बराबर हो। जैसे में आप जो सुबह सुबह आईना लेते हैं वो क्या है, समतल दर्पण है। क्यों, आप जब उसको टोइएगा ना तो चारों बराबर होगा। तो ना क्या है, आप तो रोज देखते ही हैं इसको, आपको याद होगा, देखेंगे तो इसका प्रवर्तक सतह मतलब जिस भाग आपका चेहरा बनता है वो क्या होता है, समतल होता है। समतल होता है, क्या होता है, समतल, एकदम चिकना समतल, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि समतल दर्पण है, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, कैसे पहचानेंगे या उसका क्या गुण है। देखिए समतल दर्पण में, समतल दर्पण होता है कि जितना दूरी पर, मान लीजिए मैंने 1 मीटर के दूरी पर एक वस्तु रखा है, जैसे में आपका चेहरा है, मान लें ये आप है। ठीक है, अब पता नहीं, मान लीजिए ये आप है, आप इस समतल दर्पण के सामने खड़े हुए, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं, तब एकदम फिट है कि आपका प्रतिबिंब भी 1 मीटर की ओर, मतलब उतना ही दूरी अंदर की ओर बढ़ेगा, मतलब 1 मीटर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब क्या हुआ कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। पहला गुण इसका ये हुआ कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, जितना दूरी पर आप खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पहले का गुण समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जैसे में आप सुबह सुबह देखें, थोड़ा नज़दीक लेकर देखना, तो आप नज़दीक आएंगे तो आपका चेहरा भी और नज़दीक आएगा, दूर ले जाएंगे तो आपका चेहरा और दूर लौकेगा। समझ में आ गया ना, जाकर आप ट्राई भी मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा गुण है, इसका गुण भी लिखते चाहिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा गुण है कि प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, उल्टा थोड़ा ना बनता है, सीधा बनता होगा आपका। क्या आपका गोड़ ऊपर चला जाता है कि मुड़ी नीचे चला जाता है, नहीं, सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा। कैसे कह पाए, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, देखिए जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो काल्पनिक रूप से बनेगा। कभी भी प्रतिबिंब बनता है सीधा तो काल्पनिक, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, या आपको बताएंगे अगली क्लास में, ये इसी क्लास को नहीं बता सकते, शायद अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, कि काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो अभी ध्यान में रखिए कि सीधा बनेगा, जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा उसका जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा। ठीक है, अब वस्तु, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा। मतलब 1 फुट के तू बारह, मान लेता नहीं 1 फुट के तू बारह, तो तार प्रतिबिंब कितना फुट के बनी, 1 फुट के बनी। समझ में आ गई, 1 फुट के तो नहीं होंगे, मतलब मान लीजिए 1 फुट के हैं। ठीक है, तो 1 फुट के बनेगा शीशा में। ठीक है, तो सब गुण लिख लीजिए। ठीक है, ये सब गुण है, मैं ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, लिखूंगा तो फिर स्थान नहीं है उतना कि आपको समझा सके इतना। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिए। देखिए अगला गुण है हम लोग का, मान लीजिए 4 नंबर। देखिए अगला गुण है कि समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आता होगा। बहुत सुने होंगे कि आप दाहिना उठाते हैं तो बायां उठता है, समझ, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कहाँ बाएं, हम तो दाहिना उठाए, दाहिने उठा है। लेकिन आप पार्श्विक मतलब ऐसे होखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने दाहिना इस साइड से उठाया, लेकिन मेरा बायां उठा है इस तरह से। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप शीशा लीजिएगा, समतल शीशा, और उसमें अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राहुल, ऐसे राहुल। ठीक है, समझ लिए, मान लीजिए कि तुम्हारा नाम राहुल है। ठीक है, अब जब इस राहुल को आप पाना पर लिखकर उसके सामने ले जाइएगा तो पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाएगा।
जैसे एम्बुलेंस देखे हैं, एम्बुलेंस तो उल्टा दिखता है, क्यों? आखिर सोचे कि एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा जाता है? उसका मेन कारण है, वही कारण है, क्योंकि अगर शीशा में अगर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है और उसके आगे जो शीशा लगा हुआ है या पार्श्विक रूप से लगा हुआ शीशा है, अगर उससे वो देखेगा तो एम्बुलेंस में लिखा हुआ जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा। इसलिए जिसके कारण वो ड्राइवर क्या हो देगा, उसको साइड दे देगा, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि उसको पता चल लग जाए कि हाँ जो एम्बुलेंस मतलब गाड़ी है एम्बुलेंस के है, उसके एकदम लग जाएगा एम्बुलेंस। वहीं उल्टा लिखा जाता तो ड्राइवर चकमका जाता, लो क्या लिखा है यार, कोई देता नहीं देता साइड। लेकिन उसको उल्टा लिखा जाता है, कोई ड्राइवर अगर देखे पार्श्विक रूप से तो उसको पता चल जाए कि हाँ जो गाड़ी है किसका है, एम्बुलेंस का, इसलिए उसको उल्टा लिखा जाता है। समझ में आ गया? आप लोग तो देखते ही होंगे रोज के रोज 4-5 एम्बुलेंस की गाड़ी। तो वही होता है कि जो समतल दर्पण होते हैं उसमें पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे मैं आप अक्षर भी लिख के आप ले जाइएगा आपके सामने और देखिएगा उसमें उल्टा आपको दिखाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब आते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं उस पर फिर से वीडियो बनाकर आपको अच्छा तरह से मतलब एकदम अच्छा से आपको समझा दूंगा, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में या लाइक कीजिए। देखिए अगला हम लोग का है गोलीय दर्पण। गोलीय मतलब गोल कटोरा बना दीजिए ना, मेरा तो थोड़ा टेढ़ हो गया है, आप सीधा बना लीजिएगा। देखिए गोलीय दर्पण में क्या होता है, मान लीजिए गोलीय दर्पण एक कांच का गोला हो गया, ठीक है? तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि एक मिनट, इसको 2 भाग में काट दिया जाता है। जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, सिंपल समझिए। गेंदा आप खेलते हैं, गेंदा को 2 आधा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए गेंदा है, ठीक है? मैंने गेंदा का 2 आधा कर दिया। देखिए आपने गेंदा काट दिया, ठीक है? तो गेंदा काटे तो आपको यहाँ पर 2 भाग लग रहा होगा, 2 भाग तो होगा पक्का फिक्स है। देखिए इसमें देखिए एक उठा हुआ भाग लग रहा है, ये वाला उठा वाला भाग, ये सब लग रहा है। तो इस उठे वाला भाग को इसे कहते हैं उत्तल, उठा हुआ भाग उत्तल, उसे उत्तल फिक्स हो गया। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे उत्तल, उसे उठा हुआ, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। समझ गए? उसे उठा उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और उसके बाद उल्ट से उल्टा कर दीजिए, अवतल दर्पण पक्का है कि धसा होगा। अब उठा वाला उत्तल हो गया तो धसा वाला क्या होगा? मान लीजिए धसा वाला क्या होगा? अवतल होगा। समझ में आ गया? उ से उठा उत्तल दर्पण, उसके बाद उठा है तो उसके बाद धसला नहीं मिलेगा तो धसा हुआ अवतल दर्पण। समझ में आ गया? जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ उसे अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब तो समझ गए। उठा वाला भाग मतलब ये वाला उत्तल दर्पण, ठीक है? आई वाला भाग धसा वाला अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण तो समझ गए। अब देखिए इसको बीचों बीच काट दीजिए। अब देखिए अब इस गोलीय दर्पण के बीचों बीच एक रेखा गुजारी जाती है, ठीक है? तो ये जो प्रवर्तक सतह है अवतल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह है। ये रेखा जो है जिस बिंदु पर काटेगी, जैसे मान लीजिए इस प्रवर्तक सतह पर काटी, जिसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब समझिए आसानी से कि उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह के बीचों बीच स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। समझिए फिर से, ये देखिए पूरा उत्तल दर्पण है, क्यों? क्योंकि इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है। ये मान लीजिए कलई किया गया है, ठीक है? बिना कलई किए परिवर्तन होगा? नहीं होगा। मान लीजिए कलई किया गया, इसका ऊपर वाला भाग कलई किया गया, क्योंकि दर्पण में एक भाग कलई होता है, बिना कलई के वो परिवर्तन ही नहीं करेगा। क्या होगा? समझ में आ गया ना? तो ये देखिए वो टॉर्च के भाई हो जाएगा। टॉर्च में अगर कलई किया हुआ लगा दिया जाए तो टॉर्च के पता लगा कि उसी में मतलब उसी में प्रकाश रह गया,
आगे जाएगा नहीं। इसी तरह इसमें एक की ओर कलई नहीं करेंगे तो प्रकाश आया, देखिए, और कलई नहीं करेंगे, ये देखिए मान ले हो गया, तो कलई नहीं करेंगे तो प्रकाश आया, इसी तरह घुस के निकल जाएगा। लो परिवर्तन ना हुई, समझ में आ गया। इसको कलई कीजिएगा तब ना परिवर्तन होगा, और कलई नहीं कीजिएगा तो परिवर्तन ही नहीं होगा, सीधा घुस के निकल जाएगा उस पर। लो परिवर्तन ही नहीं हुआ, इसलिए कलई किया हुआ आवश्यक है। अब देखिए मैं समझा रहा था, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ध्रुव, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीचों बीच स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए यहाँ पर बीचों बीच रहेगा, इसी को भी हम ध्रुव कहेंगे, इसी को भी ध्रुव कहेंगे। अब देखिए पूरा देखिए यहाँ से लेकर अवतल दर्पण के ध्रुव से लेकर उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीचों बीच मान लीजिए ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण के ध्रुव। अब नाप लीजिए कि 10 फीट है, तो इसका बीचों बीच कितने फीट पे बनेगा, 5-5 फीट पे बनेगा। तो इस बीचों बीच काट दिया, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र समझ में आ गया। समझिए फिर से कि गोलीय दर्पण के बीचों बीच स्थित बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के बीचों बीच स्थित बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है ना कि नहीं। अब गोले के ये टोटल भाग को क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं कि नहीं। सब लोग मैथ पढ़े होंगे तो जानते हैं कि गोले के पूरा जो बड़ी पाई होती है गोले के, उसे हम व्यास कहते हैं। अब व्यास के आधा क्या होते हैं, त्रिज्या, इसलिए इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र के एक ओर को वक्रता त्रिज्या, समझ में। देखिए इसको वक्रता केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो रेखा होगा इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन ये वक्रता केंद्र है तो इसलिए इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया ना। इसी को भी वक्रता त्रिज्या कहेंगे, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का ध्रुव है अब वक्रता केंद्र, तो इस जो ये होगा त्रिज्या होता है, अब वक्रता केंद्र है इसलिए इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में जो मुख्य बात था उसको तो मैं बता दिया ना कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण कौना कहल जाला। समझ गए, मतलब उत्तल दर्पण कौना कहल जाला, अवतल दर्पण कौना कहल जाला, ध्रुव कौना कहल जाला, चाहे वक्रता केंद्र कौना कहल जाला, चाहे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। टोटल बात तो बता दिए। अब देखिए, अब इसको दोनों भाग को विस्तारित रूप से पढ़ना है। क्यों, गोलीय दर्पण में 2 तो आपको दर्पण पढ़ना होगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। इन्हीं 2 दर्पणों को विस्तार रूप से अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आप देख रहे हैं और देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में भी आ रहा है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मिलेंगे फिर वीडियो, अगला जो वीडियो होगा उसमें और आसानी से चाहेंगे कि आपको समझाएं, ठीक है। तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।